तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लैंड डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड रूल्स और किस तरह से जो एग्जीक्यूशन होता है किसी भी अवार्ड, डिक्री या फिर ऑर्डर का, वो हमने पढ़ा था। इसके बाद में 2-3 दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई है, थोड़ा शेड्यूल जो है वो बिजी था, इस वजह से नहीं ले पाया। पर आज हम रूल की जो लास्ट क्लास है इसमें चैप्टर 12 और 13 और 14 को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में जो सिलेबस के अंदर बाकी जो कुछ भी चीजें रही है उसको हम कवर करने करेंगे, वो भी 3-4 क्लासेस में हो जाएगी। और उसके बाद में हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की तरफ चलेंगे, जहां पर पहले हम चैप्टर वाइज जो है अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और फिर पूरे एक्ट और रूल्स के सारे एमसीक्यूज जो है वो 1 आवर की क्लास में 30 to 40 एमसीक्यूज हम पर डे किया करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। जो धारा 10 रूल 104 है वो है कि प्रोसीजर फॉर प्रेजेंटेशन टू एंड डिस्पोजल ऑफ अपील्स बाय गवर्नमेंट एंड रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 104, यानी धारा 104। धारा 104 आपको पता होगा रूल के अंदर क्या थी कि किस तरह से हम रजिस्ट्रार या गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं। अगर किसी को कोई फैसला पसंद नहीं आ रहा है या किसी भी ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी है तो हम रजिस्ट्रार को किस तरह से कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो है हमारा सेक्शन 104 था। तो अब अपील करने का जो प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रोसीजर जो है हमें रूल्स के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सरकार या रजिस्ट्रार को अपील अपील करता है या उसके द्वारा नियुक्त एजेंट कर सकता है। उसके द्वारा जो एजेंट जनरली वकील होते हैं, ये जो भी अपीलीय प्राधिकारी होता है, जो ऑफिसर होता है, उसको व्यक्तिगत रूप से इन पर्सन जाकर के कर सकता है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी उसको भेजा जा सकता है। ऑफिस में ऑफिशियल टाइम पे जाएगा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है। लेकिन जब कोई सोसाइटी अपील करती है तो ऐसे केस में क्या होता है कि सोसाइटी की समिति का जो प्रस्ताव है उसकी एक प्रति दी जाएगी। जनरली इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जाकर के अपील करता है तो वो सीधी अपील कर सकता है या पोस्ट ऑफिस में जाकर के वहां से रजिस्टर्ड डाक से कर सकता है। लेकिन अगर सोसाइटी कर रही है तो सोसाइटी के लिए भी मीडियम तो यही रहेंगे, लेकिन उनको जो सोसाइटी की कमिटी है उसके अंदर एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, उसको पारित करवाना पड़ेगा और फिर उसकी जो है एक कॉपी उस अपील के साथ में भेजनी पड़ेगी कि हम लोग हैं सर्वसम्मति से ये अपील कर रहे हैं। बिकॉज ये सोसाइटी का मामला है और सोसाइटी के अंदर कोई एक इंसान ऑथोराइज नहीं होता है अपील करने के लिए। जब सोसाइटी अपील करती है तो उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के करनी होती है। अब जो यहाँ पर अधिकारी है, अधिकारी करेगा, अधिकारी को जो है अपील पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत करने वाला व्यक्ति प्राधिकार पत्र भी अपील के साथ जमा किया जाएगा। जो इंसान ऑथोराइजेशन लेटर जो है, अगर कोई व्यक्ति अपील कर रहा है एजेंट के थ्रू, तो उसे ऑथोराइजेशन लेटर भी यहाँ पर अपील के साथ जमा करना पड़ेगा कि मैं इसको ऑथोराइज करता हूं कि मेरी तरफ से ये अपील कर सकता है। जैसे हम जो लोग कई बार केस वगैरह में आपने देखा होगा कि वकील जो है कोई हायर करता है तो उसे वकालतनामा देना पड़ता है, सेम वैसा ही वकालतनामा जैसा यहाँ पर होता है। अब बी के अंदर क्या लिखा हुआ है कि राज्य सरकार को अपील राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी या अधिकारियों के द्वारा सुनी जा सकती है। जो भी राज्य सरकार अपने ऑफिसर्स को यहाँ पर अपॉइंट करती है वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर कोई एजेंट यहाँ पर एजेंट के थ्रू आपने अपील करी है, किसी वकील के साथ करी है, तो उसे लेटर ऑफ अथॉरिटी भी जमा करना पड़ेगा। सेम चीज वही है, वकालतनामा जो है वो जमा करना पड़ेगा। प्रत्येक अपील के साथ अपील की जा रही है, जिस भी ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर रहे हो, भले वो अपील आप कहां कहां कर सकते हैं, अपील आप राज्य सरकार पे कर सकते हैं, दूसरा कहां कर सकते हैं, रजिस्ट्रार के पास कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार के अलावा और अपील कहां की जा सकती है, इसके अलावा आप ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं, ट्रिब्यूनल। यहां पर ये जो रूल है वो कहां पर है, वो गवर्नमेंट एंड रजिस्ट्रार के लिए यहां पर ये लागू है। ट्रिब्यूनल का हम नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे। यहां पर क्या होना चाहिए, जो आप अपील कर रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ एप्लीकेशन होना चाहिए, नाम और पता होना चाहिए जो भी अपील कर रहा है, और जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर रहा है उसका भी यहां पर ब्यौरा होना चाहिए। आदेश जो है उसकी तारीख, जो किस आदेश जो है किस तारीख को यहां पर दिया गया था जिसके खिलाफ आप अपील कर रहे हैं वो होगा। और स्पष्ट रूप की हम अपील क्यों कर रहे हैं, हम इस ऑर्डर के खिलाफ क्यों अपील कर रहे हैं, उसका कारण भी यहां पर मेंशन करना जरूरी है। और आप अपील करके क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि ये अपील करके मुझे किस प्रकार की राहत दी जानी चाहिए, वो भी आप यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में अपील प्राप्त होने पर जो अपेलेट अथॉरिटी है वो यहां पर उसे रिसीविंग देगा। रिसीविंग देने के बाद में उसके ऊपर तारीख लिखेगा कि इस तारीख को इसकी ये अपील आई है, और वो ये सुनिश्चित करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी अपील वहां पर किसी ने करी है
तो आप अपील को एक्सेप्ट कर लेंगे। सारी अपील से एक्सेप्ट नहीं होती है। एक्सेप्ट कब होगी कि ऐसा करने का अधिकार होगा, भले ही वो सोसाइटी हो या व्यक्ति हो, उसके पास अपील करने का अधिकार होगा, कोई ग्राउंड होगा तभी वो अपील कर सकता है। दूसरा, अपील जो है वो निर्धारित सीमा में की जानी चाहिए। आपको पता है कि हमने पिछले जो रूल्स थे उसमें अपील करने के अलग अलग जो समय सीमा है वो हमने देखी थी कि अगर किसी चुनाव के अंदर कोई धांधली हुई है तो उसकी अपील कितने दिनों में की जा सकती है, 1 महीने के भीतर भीतर की जा सकती है, 1 महीने के भीतर। वैसे ही इलेक्शन से कोई नाखुश है रिजल्ट से, तो वो अपील कितने दिनों में की जा सकती है। वैसे ही अगर दो मेंबर्स के बीच में विवाद है तो वो अपील आप कितने दिनों में कर सकते हैं। ये सब चीजें हमने देखी थी। तो उस समय सीमा के अंदर अंदर अपील हो रही है या नहीं हो रही है वो सुनिश्चित करेगा। और ये जितने एक्ट और रूल्स है उसके सब प्रोविजंस के अनुरूप है वो भी ये सुनिश्चित करेगा, जो भी यहाँ पर अपेलेट अथॉरिटी होगा। यदि उस ऑफिसर को लगता है कि इस नियम के किसी प्रावधान के अनुरूप नहीं है वह अपील, तो अपील पर उसका नोट लिखेगा वो, और वो 7 दिनों के भीतर भीतर जिसने अपील की है उसके बाद उसको वापिस से भेज देगा कि 7 दिनों के भीतर भीतर ये जो नोट लिखा हुआ है ये सारे डिफेक्ट्स आप दूर करके दोबारा से हमें अपील कीजिए। और अगर उसने टाइम के अंदर, समय सीमा के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर अंदर अपील नहीं की है, किसी की अपील लेट आ रही है, तो वो उससे ये पूछेगा कि अपील को जो है टाइम लिमिट के अंदर अंदर क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया, या फिर कि टाइम ओवर हो गया है तो हम इसे खारिज कर रहे हैं, क्यों ना खारिज करें। जनरली ये टेक्निकल वर्ड है, सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने उस टाइम लिमिट के अंदर अपील क्यों नहीं करी, इसका कारण बताओ। नेक्स्ट है, अपील करता है या उसके एजेंट जो है वो दोष दूर कर देते हैं, और जो अपीलेट अथॉरिटी है उसको लगता है कि यहाँ अब सब कुछ ठीक है, तो फिर जो है अपीलेट जो ऑफिसर है, अपीलेट अथॉरिटी है, वो अपील पर विचार करेगा। और अगर वो जो दोष बताए गए हैं, जो प्रॉब्लम्स बताई गई है, उनको दूर नहीं किया जाता है, तो ये जो है टाइम बेरेड या फिर समय सीमा के कारण अगर इसको खारिज कर सकता है, सुनवाई देना आवश्यक समझा जाता है, वहां पर अपीलीय प्राधिकरण सुनवाई की तारीख तय कर सकता है। या तो वो क्या करेगा कि समय सीमा के अंदर नहीं होने की वजह से उसे खारिज कर देगा, और खारिज नहीं करेगा तो वो वहां पर हियरिंग के लिए बुला सकता है, पर्सनली उनको जो है नोटिस भेज सकता है कि आप आइए और आकर के हमें बताइए कि आपने क्यों नहीं किया, उसको समय के अंदर जो है समय रहते आपने अपील क्यों नहीं करी, या फिर जो है ऐसा करने का अगर कोई अधिकार से रिलेटेड लगता है या फिर रूल्स या फिर रेगुलेशन से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम लगती है, तो उनको मौका दिया जाता है सुनने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है कि अब जो अपीलेट अथॉरिटी है उसके पास में अपील आ गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पर वो रिकॉर्ड पर विचार करने और उसके एजेंट को सुनवाई के बाद अपील पर उचित आदेश पारित करेगा। वो उनको बुलाएगा, सुनवाई करेगा, सुनवाई के बाद में उचित आदेश पारित करेगा कि अपील सही है, तो सामने वाली पार्टी को कब बुलाना है, जो सेकंड जो भी जिसके खिलाफ अपील की गई है उनको और जो अपील कर रहा है दोनों को कब बुलाना है, या फिर वो उनको बुलाने के बाद में अगर चाहे तो, मतलब चाहने से नहीं होता, जनरली कोर्ट की हियरिंग जैसे आगे बढ़ जाती है वैसे यहाँ पर एडजर्न भी कर सकता है अगर उसे कभी जरूरत लगे, तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जब अपील की सुनवाई पूरी हो जाती है तो वो अपना जजमेंट जो है वो तुरंत सुनाएगा, और निर्णय की तारीख तय कर सकता है तुरंत ना सुनाने के बाद में कि हम जो है इस तारीख को इसका निर्णय बताएंगे। ये सूचना जो है अपील जिसने की है और जो सामने वाले पक्ष है दोनों को दी जाएगी। यहाँ पर प्रत्येक आदेश जो है वो अपीलेट अथॉरिटी का वो रिटन में होगा, और उसकी एक प्रति दोनों पक्षों को जो है दी जाएगी, या फिर जो भी इस फैसले से प्रभावित होने वाले लोग हैं, जो भी इस फैसले से प्रभावित करने वाले व्यक्ति या पार्टीज हैं, उन सबको इसकी कॉपीज जो है भेजी जाएगी। अब हमने कहां कहां पर कर लिया, पहली राज्य सरकार के पास, ये राज्य सरकार और रजिस्ट्रार, ये दोनों के सामने अगर आप अपील करते हैं तो इसका रूल 101 के अंदर हमने इसको क्लियर कर लिया कि क्या प्रोसेस होगी। अब इसके बाद में आता है, ये है द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल। अब जो ट्रिब्यूनल बनेगा, हमने देखा था ट्रिब्यूनल के अंदर डिफरेंट मेंबर्स होंगे, और मेंबर्स जो हैं उनके सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, मेंबर्स के जो सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा वो नेक्स्ट रूल में दिया हुआ है। अब धारा 105 के उपधारा 3 और 4 में संदर्भित अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तें, वेतन और उनके मूल विभाग भत्ते उनके मूल विभाग में लागू नियमों के अनुसार होंगे। अब यहाँ पर हमने अथॉरिटी बना दी है, ट्रिब्यूनल बना दिया है, तो ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर होते हैं,
ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर होते हैं ये आपको मुझे बताना है, और वो मेंबर कौन कौन होते हैं वो भी आप बताएंगे। देखिए हमारे पास में यहाँ पर कितनी चीजें थी, दो चीजें थी। दो चीजें कौन कौन सी थी? पहली थी कि एक कमेटी होती है, ठीक है, एक कमेटी होती है जो ट्रिब्यूनल, अपना जो ट्रिब्यूनल होता है उसके मेंबर्स को क्या करती है? सेलेक्ट करती है। तो ये जो कमेटी है इसमें कितने मेंबर्स होंगे और वो कौन कौन होंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये जो ट्रिब्यूनल बनाया गया है, इस ट्रिब्यूनल का मेंबर कौन कौन हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, जो इसको सेलेक्ट कर रहे हैं उस कमेटी के मेंबर कौन कौन हो सकता है, और ट्रिब्यूनल का खुद का मेंबर कौन कौन हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब इसके बाद में इससे आगे है कि जो 3 और 4 में संदर्भित अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तें और वेतन है जो उनके मूल विभाग में लागू नियमों के अनुसार होंगे। हमने दो चीजें देखी थी कि एक दो लोग जो होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे? गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे। और गवर्नमेंट ऑफिशियल कहां पर आएंगे? 105 के अंदर। ये जो ट्रिब्यूनल के 3 में से 2 जो है गवर्नमेंट मेंबर्स होंगे, और जो गवर्नमेंट मेंबर्स होंगे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सेवाओं की क्या होगी? जो उनके मूल डिपार्टमेंट पे होगी। उनको वेतन कितना दिया जाएगा? ऐसा नहीं है कि राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल में अगर आप आ गए तो आपकी सैलरी कम या ज्यादा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो यहाँ पर जो है सिर्फ अपनी सेवाएं देने के लिए आते हैं, उनको यहाँ पर भेजा जाता है, उनकी सैलरी वही रहेगी जो उनके मूल डिपार्टमेंट में थी, उनके वेतन भत्ते सारे के सारे वही लागू होंगे। इसके बाद में जो उपधारा 5 के अंदर हमने एक देखा था कि एक वकील जिसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके साथ में वो वकील जो है यहाँ पर सेलेक्ट होता है, तो वो उसकी सेवा शर्तें क्या होगी, वेतन और भत्ते क्या होगा, ये राज्य सरकार समय समय पर तय किए जाएंगे। क्योंकि ये हमारा एक तरीके से टेम्परेरी मेंबर होता है गवर्नमेंट में, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते बेसिकली। जो पहले दो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन एक सदस्य ऐसा होता है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं एक निश्चित समय के लिए, तो उसकी सेवा शर्तें क्या होगी, वेतन क्या होगा, ये राज्य सरकार तय करेगी। अब यहाँ पर धारा 105 के उपधारा 3 और 4 में संदर्भित अध्यक्ष और सदस्य का चयन और नियुक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय और सरकार द्वारा की जाएगी। यहाँ पर नियुक्ति कौन देगा? राज्य सरकार और राजस्थान उच्च न्यायालय, क्योंकि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का भी यहाँ पर एक बंदा होगा और गवर्नमेंट का भी होगा, तो दोनों लोगों के लिए यहाँ पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। देखिए ये 105 उपधारा 3 और 4 मुझे नहीं लगता आपको इतना डीपली पूछा जाएगा। सिंपली हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कौन कौन है, एक अध्यक्ष और एक सदस्य, और ये जो है एक दूसरा सदस्य है। दो सदस्य होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होता। अब जो है धारा 105 की उपधारा 5 में संदर्भित सदस्य की नियुक्ति सरकार द्वारा निम्नलिखित कमेटी की सिफारिश पर की जाएगी। ये अभी मैंने पूछा है आपसे और ये यहाँ पर आ भी गया है। सहकारिता विभाग का सचिव होगा यहाँ पर चेयरमैन, उसके बाद में राजस्थान के प्रधान सचिव होंगे वो सदस्य होंगे, और जो लॉ सेक्रेटरी है वो क्या होंगे यहाँ पर? राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होंगे, जो JLR से कम नहीं होंगे। कम रैंक उनकी कम से कम क्या होना चाहिए? JLR होनी चाहिए। और रजिस्ट्रार जो है सहकारी समितियों के वो होंगे। तो यहाँ पर इनसे क्या बनेगी? इनसे ये कमेटी बनेगी। इसको हम दोबारा पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, हमने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है एक्ट के टाइम पे। नेक्स्ट, पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार टू रिजेंट सर्टेन रिजोल्यूशन। रजिस्ट्रार है उसके पास कुछ प्रस्तावों को रद्द करने की शक्ति होती है। वो कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं? जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर अगर किसी सोसाइटी ने कोई प्रस्ताव पारित किया है, कहां पर? जनरल बॉडी मीटिंग में, या फिर ऐसा जो स्पेशल रिजोल्यूशन भी लाया गया है लेकिन वो समिति के ऑब्जेक्ट्स के विरुद्ध है, यानी उद्देश्यों के विरुद्ध है, या फिर उनके जो सदस्य समिति के मेंबर्स हैं उनके हितों में नहीं है, तो ऐसा जो प्रस्ताव होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? सुनवाई का अवसर देने के बाद में रद्द कर किया जा सकता है। रजिस्ट्रार पहले सुनवाई का अवसर देगा फिर उसको रद्द कर सकता है। क्यों करेगा? या तो फिर वो एक्ट के हिसाब से नहीं है, या फिर सदस्यों के हितों के खिलाफ है, या फिर बाईलॉज के अगेंस्ट है। या तो बाईलॉज के अगेंस्ट है, या फिर ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ है, या फिर सदस्यों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये तीनों ही केस में 1, 2 और 3 इसमें जो है सुनवाई का उचित अवसर देकर के रजिस्ट्रार यहाँ पर रद्द कर सकता है। अब जो है सुनवाई के लंबित रहने के दौरान रजिस्ट्रार समिति या उसके सदस्यों के इसमें आवश्यक समझे तो अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। अब मान लीजिए कोई रिजोल्यूशन लेकर के आए, रजिस्ट्रार ने उसको कैंसिल कर दिया, तो वो जब रजिस्ट्रार कैंसिल कर रहा है, सुनवाई हो रही है,
मतलब उनको नोटिस देगा, नोटिस के बाद में सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद में उसको कैंसिल किया जाएगा। तो उस टाइम तक समिति का मतलब सोसाइटी का कामकाज इफेक्ट ना हो, ये वहां पर वो क्या करता है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स यानी अंतरिम आदेश जो है वो यहाँ पर क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में रूल नंबर 103, और ये हमारा चैप्टर 14 आ गया है, वो मिसलेनियस, जो भी ये अब तक के रूल्स में जो चीजें बच गई है उनको हमारे लास्ट चैप्टर मिसलेनियस में यहाँ पर कंक्लूड किया गया है। फर्स्ट जो है, अकाउंट्स एंड अदर बुक्स टू बी मेंटेन्ड बाय सोसाइटीज। इस रूल्स के अंदर कुछ बुक्स दी गई है जो हर सोसाइटी को मेंटेन करनी होगी। ये उनको रूल्स में जो है प्रतिबंधित किया गया है कि ये अकाउंट्स आप मेंटेन करेंगे ही, आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। जैसे कोई होते हैं ना कि लाला जी की दुकान चल रही है तो दुकान पे बही खाता मेंटेन करने वाले कई लोग मेंटेन करते हैं, कई लोग कहते हैं कि चलो हमारा तो दिमाग बहुत तेज है, हमें सब चीजें याद रहती है तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आप सोसाइटी में लाला जी नहीं बनेंगे, भले ही आपकी कितनी ही पावर तेज हो, आपको यहाँ पर सारी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि कानून से इसको प्रतिबंधित किया गया है। अब जो है आवश्यक किया गया है, लेखा एवं पुस्तकें, अकाउंट्स एंड बुक्स जो है वो कौन कौन सी होगी। पहले मिनट्स बुक। मिनट्स बुक क्या होती है, जितनी भी कमेटी के अंदर मीटिंग्स होती है उन मीटिंग्स का लेखा जोखा जो होता है वो यहाँ पर मिनट्स बुक होता है। किसने क्या बोला, जैसे सदन की कार्रवाई होती है ना, सदन की कार्रवाई में आपने सुना होगा कि बार बार जो चेयर पर्सन होते हैं वो बोलते हैं कि ये आप जो बोल रहे हैं वो कार्रवाई में नहीं जा रहा है, वो रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। मतलब वहां पर जो टाइप करने वाले बैठे होते हैं, टाइपिस्ट बैठे होते हैं हमारे संसद के बीच में या विधानसभा में, वो जो भी सदस्य बोलते हैं उसको टाइप करते रहते हैं लगातार, और टाइप करके उनका रिकॉर्ड बनाते हैं। उन रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, मिनट्स। वैसे भी यहाँ पर क्या होगा, जो जनरल बॉडी की कार्रवाई होगी वो भी यहाँ पर मीटिंग मिनट्स बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। अब सदस्यता के लिए अगर किसी ने आवेदन किया गया है, एप्लीकेशन दिया है, तो वहां पर आवेदन का नाम, पता, प्राप्ति की तिथि, शेयरों की संख्या, और अगर अस्वीकृत हो गया तो अस्वीकृति का रीजन क्या है, ये सब बता करके भी आप यहाँ पर जो है रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। मेंबर्स का जो रजिस्टर है उसको आप मेंटेन करेंगे, जिसमें सदस्यों का क्रमांक, नाम, पता, कब उनका प्रवेश हुआ, कितना उनको शेयर मिला हुआ है, नॉमिनीज क्या है उनके, और अगर कोई सदस्य जो है उसकी सदस्यता समाप्त हो गई है तो किस तारीख को हुई है वो भी आप यहाँ पर मेंटेन करेंगे। शेयर रजिस्टर रखेंगे, मेंटेन करेंगे, जिसमें किन किन लोगों के, ऑब्वियसली मेंबर्स के ही शेयर होते हैं, बट क्योंकि मेंबर रजिस्टर के अंदर एसोसिएट और नॉमिनल मेंबर जो होते हैं वो भी काउंट होते हैं, पर शेयर रजिस्टर में वो सारे लोग जो शेयर होल्डर हैं उनका नाम, पता, शेयर कितना है, भुगतान उन्होंने कब किया, उनको वापसी कब किया, या फिर ट्रांसफर जो है वो कब किया, ये सब आप इसके अंदर मेंटेन रखेंगे। कैश बुक जो है उसके अंदर डेली जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कैश बुक के अंदर जाते हैं, ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा। उसके बाद में रिसिप्ट बुक होते हैं, जिसके अंदर डुप्लीकेट जो है रिसिप्ट फॉर्म होते हैं, और ये जो है एक प्रति आवंटित की जाए। डुप्लीकेट रसीद फॉर्म है जिसमें से एक प्रति आवंटित की जाएगी। यहाँ पर डुप्लीकेट जो रेसिप्ट बुक होती है वो मेंटेन रखी जाएगी। वाउचर फाइल, यहाँ पर जितने भी वाउचर सोसाइटी ने इशू किए हैं या सोसाइटी के पास में है, यानी आपने अकाउंट्स के सेक्शन में अकाउंट का जो सिलेबस है उसमें पढ़ा होगा कि वाउचर्स दिए जाते हैं जब भी कोई सोसाइटी का किसी भी कंपनी के साथ में जहाँ पर लेन देन होता है, तो वाउचर्स देती भी है कंपनीज, लेती भी है। वैसे भी सोसाइटीज के अंदर भी जो लेन देन होगा उसमें वाउचर्स आएंगे भी, जाएंगे भी, तो वाउचर्स का जो फाइल है वो बना के रखी जाएगी। या फिर लेजर ऑफ बोरोइंग है जिसके अंदर जमा और उधारों का विवरण होगा, उसको भी आप यहाँ पर मेंटेन रखेंगे। और क्या रखेंगे, लोन से संबंधित जितने भी रजिस्टर हैं, लोन लेजर हो गया या फिर लाइबिलिटी रजिस्टर है, इनको आप मेंटेन रखेंगे। इसके बाद में असीमित लाइबिलिटी जो यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसके अंदर प्रॉपर्टी स्टेटमेंट है वो रखना जरूरी होता है, जिसमें सदस्यों की कितनी प्रॉपर्टी है और देनदारियों का विवरण हर 3 वर्ष के अंदर आपको अपडेट करते रहना होता है कि हमारे, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा कि आपके जो सदस्य हैं उनकी कितनी क्षमता है, इन केस अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो वो कितना चुका सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर रखेंगे। जो फ्लूइड रिसोर्सेज हैं उनका रजिस्टर यहाँ पर मेंटेन करके रखेंगे। जनरल लेजर, ये तो जनरल लेजर तो आपको पता ही है कि 20,000 रुपए से ज्यादा अगर किसी सोसाइटी की वर्किंग पूंजी है तो उनको अपनी डेली आय व्यय एक्सपेंसेस हैं उनका विवरण मेंटेन करने के लिए जनरल लेजर बनाना पड़ेगा। जो मंथली रजिस्टर जो होते हैं रिसीट्स के लिए या फिर डिस्बर्समेंट के लिए, आई वेव रजिस्टर उसको मेंटेन करना है। डिविडेंड के लिए रजिस्टर मेंटेन करना है। डिबेंचर और बॉन्ड के लिए, स्टॉक, संपत्ति,
प्लॉट, मशीनरी, ऑडिट, ये सब के लिए जो है आपको रजिस्टर्स मेंटेन करना है। मार्केटिंग सोसाइटी होती है, उसके अंदर जो भी सेल्समैन या गोदाम कीपर होता है, जो मार्केटिंग वाली होती है, माल आ रहा है जा रहा है, उसका भी आपको मेंटेन कर रखना पड़ेगा। और रजिस्ट्रार इसके अलावा किसी सोसाइटी को ये भी बोल सकता है, किसी पर्टिकुलर समय समय पर जो एक पर्टिकुलर किसी बुक को मेंटेन करने का ऑर्डर भी यहाँ पर दे सकता है। अब यहाँ पर जो है ये चीज आपको याद रखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी रूल के अंदर बताई गई है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कोविड कि वो इन रिकॉर्ड्स की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। ये सारे के सारे बुक्स हैं वो सेफली रहे, प्रॉपर्ली मेंटेन रहे, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी, सीईओ की होगी। नेक्स्ट हमारे पास में है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ नेम एक्सेट्रा ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों के नाम आदि का रजिस्टर बनाए रखना। अब तक तो हम सहकारी समितियों से रजिस्टर बनवा रहे थे, अब रजिस्टर कहां पर बनाएंगे कि रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर कर रहे हैं किसी सोसाइटी को, तो जो सक्षम यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो यहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन दे रही है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो वो रजिस्ट्रार का ऑफिस हो सकता है या फिर सब रजिस्ट्रार का ऑफिस, जहां से भी पंजीकरण हो रहा है, वो क्या करेंगे, नाम और पते का रजिस्टर मेंटेन करके रखेंगे जो जो सोसाइटी रजिस्टर है। उस समिति के बाईलॉज और उनमें किए गए जितने भी संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो क्रम पंजीकृत होने के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। जितनी भी राजस्थान में सोसाइटीज हैं उनका रिकॉर्ड जो है रखा जाएगा। अगर उनके बाईलॉज में कोई चेंजेस होते हैं, नाम में कोई चेंज होता है, तो वो सारा यहाँ पर रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया जाएगा। अब जो है पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू डायरेक्ट अकाउंट्स एंड बुक्स टू बी रिटन अप। अब रजिस्ट्रार जो है किसी भी सोसाइटी के अंदर खातों और पुस्तकों को लिखवाने का निर्देश जारी कर सकता है। कैसे कर सकता है, रजिस्ट्रार जो है 103 के तहत बनाई जाने वाली जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, वो जो है निर्दिष्ट तारीख, प्रारूप और समय सीमा के भीतर लिखवाने का निर्देश दे सकता है। रजिस्ट्रार के संज्ञान में आता है कोई सोसाइटी मेंटेन नहीं कर रही है तो वो उसे ऑर्डर दे सकता है कि आपको इतने समय के अंदर इस प्रारूप के अंदर ये सारी बुक्स जो है वो बनानी है, मेंटेन करनी है। नेक्स्ट, अगर कोई सोसाइटी ऑर्डर मिलने के बाद में भी, रजिस्ट्रार ने ऑर्डर किया है कि आप ये बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कुछ बुक मेंटेन कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये पर्टिकुलर कोई बुक है जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी आपकी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसा रजिस्ट्रार की तरफ से जो है ऑर्डर आता है। लेकिन कोई सोसाइटी की कमेटी जो है वो ऐसा करने में विफल होती है, तो रजिस्ट्रार अपने सबऑर्डिनेट किसी भी ऑफिसर को जो उससे कम रैंक का हो, उसको ये आदेश जारी कर सकता है कि आप जाकर के वहां पर जो है सारे जो अकाउंट्स और बुक्स हैं उनको मेंटेन करवाइए। अब ऑफिसर वहां पर जाएगा, अकाउंट्स और बुक मेंटेन करवाएगा। या फिर कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी के अंदर मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में गए और उनके पास स्टाफ नहीं है, या फिर आप किसी सोसाइटी में जा रहे हैं वहां पर आपको हेल्प नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में उनको खुद को भी बनाना पड़ता है, या फिर खुद को ना भी बनाना पड़े वो किसी और से भी बनवाए। तो क्योंकि उस अधिकारी को जो है यहाँ जाकर के इनसे काम करवाया है, तो उसका जो पैसा होगा, जो पेमेंट होगा, जितने दिनों तक उसने सोसाइटी के लिए काम किया है, वो यहाँ पर रजिस्ट्रार निर्धारित करेगा और सोसाइटी को जो है वो पैसा देना पड़ेगा। अगर सोसाइटी मना करती है तो धारा 100 के हिसाब से लैंड रेवेन्यू, अगर सोसाइटी, राज्य सरकार का सीधा सिंपल नियम है, राज्य सरकार सोसाइटी में कोई पैसा मांगती है और सोसाइटी मना कर देती है, भले ही वो किसी चीज का पैसा हो, तो उसे सीधा का सीधा लैंड रेवेन्यू की तरह यहाँ पर वसूल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है सर्टिफाइंग कॉपीज ऑफ एंट्रीज इन बुक। ये जो है रूल 106 होता है। कई बार क्या होता है, आप सोसाइटी के मेंबर है, सोसाइटी के मेंबर हैं, तो आपको वहां पर जाकर के किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी लेनी है। अब हम किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी लेते हैं, होता क्या है कई बार, जैसे आपने देखा होगा, आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है बहुत सारे डिपार्टमेंट से, या फिर आप जिस स्कूल या कॉलेज के अंदर, मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं, वहां से कई बार एनओसी या फिर अटेस्टेड मार्कशीट्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही अगर सोसाइटी के अंदर कोई सदस्य चाहे कि मुझे कॉपी निकलवानी है किसी बुक की, किसी मिनट की, या फिर किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तो वो जो है अटेस्ट करके दी जाएगी। अटेस्टेड करने का मतलब है कि सोसाइटी की तरफ से ये ठप्पा लगा दिया गया है कि ये सोसाइटी की ऑफिशियल कॉपी है। अगर आपको कहीं जरूरत पड़े तो ये ऑफिशियल कॉपी है। और ये अटेस्टेड कौन करेगा,
या तो जो चेयरमैन होगा वो करेगा या फिर इसका सीईओ करेगा, और यहाँ पर साइन करके मुहर लगाएगा, सील लगाएगा। अगर मान लीजिए कोई सी सोसाइटी का परिसमापन हो रहा है, लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है, तो वो यहाँ पर जो है इसको अटेस्ट करेगा, और अगर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर नियुक्त करेगा। अब अगर ये आप इस तरह की कोई कॉपीज लेके जान रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो ये जो है नियम 112 में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगा। 112 हम पढ़ेंगे, जनरली इसका 2 रुपए पर पेज चार्ज होता है। कितना होता है? 2 रुपीज पर पेज। नेक्स्ट, स्टेटमेंट एंड रिटर्न्स टू बी फर्निश्ड बाय सोसाइटी। समितियों द्वारा विवरण और रिटर्न प्रस्तुत करना। कितने प्रकार के विवरण जो है समितियां यहाँ पर देती है? एनुअल जो स्टेटमेंट है वो दिया जाता है। एनुअल स्टेटमेंट क्या होता है कि जितने भी रिसिप्ट्स और डिसबर्समेंट हुए हैं उनका यहाँ पर विवरण दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड अकाउंट लॉस, बैलेंस शीट और रजिस्ट्रार अगर कोई अन्य विवरण या रिटर्न की मांग करता है तो वो यहाँ पर सोसाइटी को जो है वार्षिक देना पड़ेगा। अब ये कहां पर प्रस्तुत करेगी? ये वार्षिक विवरण की प्रति जो है वो रजिस्ट्रार को भेजेगी, और रजिस्ट्रार अगर किसी टाइम लिमिट को तय करता है वर्ष खत्म होने से पहले भी, तो उस टाइम लिमिट में भी उसको भेजना होगा। रजिस्ट्रार या फिर जो ऑडिटर है वो जांच करके उसके बाद में ऑडिट सर्टिफिकेट जारी करने के बाद में समिति को ये प्रमाण पत्र और अन्य विवरण रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित तरीके से प्रकाशित करना होगा। अतिरिक्त विवरण और रिटर्न, अगर रजिस्ट्रार कोई भी अतिरिक्त विवरण मांगता है तो भी उसे टाइम लिमिट के अंदर उन्हें देना होगा। अगर नहीं करती है कोई सोसाइटी ऐसे, तो रजिस्ट्रार किसी अधिकारी को ये काम सौंप देगा। और रजिस्ट्रार जब किसी अधिकारी को जो है काम सौंपता है तो इसमें 3-4 चीजें मतलब एक चीज सबसे पहली तो होती है, जो भी ऑफिसर जाएगा वो रजिस्ट्रार ने बोला वो काम करेगा, ये सरकारी कर्मचारी होगा, और दूसरा इसका जो वेतन है वो समिति से वसूला जाएगा। ये कितनी सही चीज है। या तो आप करो, नहीं कर रहे हो तो मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर सरकारी कर्मचारी है, किसी को भी भेज दूंगा और इसकी जो तनख्वाह जा रही है वो आपकी समिति पे लागू हो जाएगी। सीधी सी बात है। उसके बाद में मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स और नोटिस, यानी समन्स या नोटिस जो है उनकी तामील कैसे की जाएगी। सर्विस यानी समन या नोटिस जारी करने का, उनकी तामील कैसे की जाएगी। जो भी आप समील क्या बोलते हैं, समन्स और नोटिसेस हैं। समन या नोटिस का प्रारूप, सबसे पहले अगर कोई भी समन कोई भी नोटिस इस एक्ट या रूल्स के हिसाब से जाता है तो वो रिटर्न में होगा। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो लिखित में होगा, और जो भी अधिकारी इसे जारी कर रहा है वो हस्ताक्षर और मुहर जो है यहाँ पर लगाएगा। और जो नोटिस है उसमें व्यक्ति को निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। किसी भी जगह उसका बुलावा आ सकता है कि भाई ये बुलावा आ गया, आपको मुहर भी लगी है, हस्ताक्षर भी है, यहाँ पर किसी को भी बुलाया जा सकता है। जरूरी नहीं है बुलाने से रिलेटेड हो, ये किसी और चीज से भी रिलेटेड हो सकता है, कब्जा छुड़वाने से रिलेटेड हो सकता है, या फिर सोसाइटी को कोई जो है पर्टिकुलर कुछ काम या फिर कोई ऑर्डर दिया जा सकता है। अब जो है उसकी व्यक्तिगत, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ किया गया है तो इसकी तामील जो है वो किस तरह से की जाएगी। इसके अंदर जो सोसाइटी का सीईओ है उसके थ्रू तामील की जा सकती है। सोसाइटी का सीईओ जाकर के उस नोटिस को मेंबर को, या फिर जिसके खिलाफ है या फिर सोसाइटी के खिलाफ है, तो सीईओ यहाँ पर खुद एक्सेप्ट कर सकता है, चेयरमैन को दे सकता है। या फिर जो हमारे तहसीलदार हैं उनके थ्रू भी इनकी तामील करवाई जा सकती है। जरूरी नहीं है तहसीलदार ही करेंगे, करवाई जा सकती है, सीईओ नहीं करता है तो। या फिर अपेक्स बैंक या सीसीबी का कोई भी कर्मचारी है वो यहाँ पर नोटिस देने के लिए मेंबर के पास में जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से उनको देने के लिए वहां पर जा सकता है। अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है तो जो भी उसका लास्ट निवास है जहां पर वो रहता था, या फिर लास्ट कार्य स्थल है जो भी ज्ञात होता है, वहां पर उस नोटिस को दे दिया जाता है, या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज दिया जाता है। और ये सारे तरीके उपलब्ध नहीं है तो अंतिम ज्ञात निवास या कार्य स्थल के किसी स्थान पर चिपका दिया जाएगा। पता चला कि वो बंदा जिसको नोटिस भेजना है वो कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो जहां पर वो लास्ट टाइम काम कर रहा था, जहां लास्ट टाइम रह रहा था, वहां पर जाकर के गेट पे चिपका दिया जाएगा कि जो भी आए पढ़ा ले। या फिर ये सब चीजें नहीं हो रही है तो न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित कर दिया जाएगा कि फला व्यक्ति के विरुद्ध ये कार्रवाई है, ये ऑर्डर है, वो जहां से भी इस न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है इतनी तारीख को वहां पे प्रस्तुत हो जाए, ये नहीं तो उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद में जो है, जो भी इसको सौंपने के लिए अधिकारी जाएगा वो एक्नोलेजमेंट जो है वो समन पर या नोटिस पर लिखेगा। एक्नोलेजमेंट जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन है जो
समन की जो है तामील कर सकते हैं सीईओ सोसाइटी का, तहसीलदार या एपेक्स या सीसीबी बैंक के किसी भी कर्मचारी को। आप भी सीसीबी के कर्मचारी बनने वाले हैं, हो सकता है आपको भी नोटिस लेकर के कहीं भेज दिया जाए दे करके। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, डिसीजन और अवार्ड्स, यानी आदेश, निर्णय और ये अधिनिर्णय की सूचना की देना। ये क्या होता है? अधिनिर्णय, अधिनिर्णय की सूचना देना। किसी भी आदेश, निर्णय या अधिनिर्णय को जब तक कि अधिनियम या नियमों में निर्दिष्ट ना हो, प्रमाण पोस्टिंग, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के माध्यम से पार्टी के अंतिम पते पर भेजा जाएगा। ये जो आदेश जो है वो अगर इस एक्ट या रूल्स के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है कि ऐसा आदेश किस तरह से भेजा जाना चाहिए, तो उसके लिए जो है पोस्ट से उसको जो है प्रमाण पोस्टिंग, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के माध्यम से पार्टी के अंतिम पते तक भेजा जाएगा। बहुत सारे नोटिस हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा कि ये नोटिस जो है इसी मोड से जाने चाहिए, वो नहीं है। जनरल नोटिस है, मान लीजिए कोई भी जनरल कम्युनिकेशन रजिस्ट्रार जो है सोसाइटी को कोई ऑर्डर देना चाह रहा है तो वो पोस्ट के माध्यम से भेज सकता है उसके पते पर। इसके बाद में जो है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी जो दस्तावेज है उनका निरीक्षण किस तरह से किया जाएगा। दस्तावेजों का जो निरीक्षण है, समिति का कोई भी सदस्य रजिस्ट्रार के कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकता है। ये कहां से कर सकता है? रजिस्ट्रार के कार्यालय से। रजिस्ट्रार के कार्यालय में क्या क्या होगा? अब जाकर के आप वहां पर जो है बैलेंस शीट या फिर जो भी चीजें हैं, क्योंकि हमने देखा था जितनी भी सोसाइटी से रिलेटेड चीजें हैं, कोई भी पारित होता है, कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पारित होता है, बैलेंस शीट होती है, ऑडिट्स होती है, उनकी कॉपीज किसको जाती है? लास्ट में रजिस्ट्रार के पास जाती है। तो रजिस्ट्रार के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर कोई मेंबर चाहे तो रजिस्ट्रार से डायरेक्टली उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकलवा सकता है। क्या क्या? जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके लिए कॉपी, उसकी कॉपी निकाल सकता है। उसके जो रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण, यानी जो एप्लीकेशन लगाई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी भी कॉपी निकाल सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन निकलवा सकता है। बाईलॉज की कॉपी निकलवा सकता है। जो नियमों में संशोधन हुए हैं उनकी कॉपी निकलवा सकता है, या फिर किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसकी कॉपी निकाल सकता है। ऑडिट जो करवाई है उसका मेमोरेंडम निकाल सकता है, या फिर बैलेंस शीट, या फिर सरचार्ज का आदेश, या जो है यहाँ पर समिति के विघटन या सदस्य को हटाने का आदेश, या विवाद या निर्णय का आदेश, जो भी चीजें हैं वो सीधा आप रजिस्ट्रार के पास जाकर भी। कंडीशन क्या है कि समिति का सदस्य होना चाहिए। कोई भी जाकर के नहीं बोल सकता कि मुझे उस पर्टिकुलर सोसाइटी जो है उसकी ये चीजें चाहिए, वो नहीं होगा। अगर आप मेंबर हैं तो ये आप रजिस्ट्रार ऑफिस से यहाँ पर ये चीजें निकलवा सकते हैं। यहाँ पर क्या शुल्क है? यहाँ पर जो है निरीक्षण के लिए प्रति बार 5 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। अगर आपको सिर्फ देखना है तो 5 रुपए लगेंगे, और अगर आप सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए, अटेस्टेड कॉपी चाहिए, तो यहाँ पर 200 शब्द या उससे कम के लिए 2 रुपए, यानी 2 रुपए लगभग लगभग ये 2 रुपीज पर पेज आता है, वो यहाँ पर लिया जाएगा। ये हमने पढ़ा था कि पीछे भी पढ़ा था। सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय सोसाइटी एज फीस। देखो, समिति द्वारा दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करना और शुल्क। अब जो है, अभी हमने देखा कि किस तरह से क्या क्या प्रतियां, किन किन चीजों की कॉपीज निकलवाई जा सकती है। अब जो कॉपीज निकलवानी है उसकी जो है किस तरह से उसको अप्लाई किया जाएगा, क्या उसका प्रोसेस होगा, वो यहाँ पर है। सबसे पहले आवेदन कैसे दिया जाएगा? कोई भी अगर सोसाइटी का सदस्य है वो कमिटी को यहाँ पर आवेदन कर सकता है। इसके साथ 2 रुपए प्रति पृष्ठ का शुल्क उसे जमा कराना होगा, और जैसे ही उसकी कॉपीज रेडी हो जाएगी, अटेस्टेड हो जाएगी, अटेस्ट कौन करेगा? ये अभी हमने पढ़ा है, चेयरमैन या सीईओ करेगा सोसाइटी का। यहाँ पर जैसे ही अटेस्ट करके शुल्क की गणना करेगी और उसके बाद में जो है आवश्यक राशि जो है वो रखेगी, बाकी उसे वापस लौटा दी जाएगी। लेकिन अगर किसी मामले में आपने 80 रुपए जमा करवाए और पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 320 रुपए के बन रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? आपको बाकी रुपए जमा कराने पड़ेंगे, बाकी धन आपको जमा करवा करके वो मिल जाएगा। और 106 में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। प्रमाणित यहाँ पर कौन करेगा? अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी केस में चेयरमैन और सीईओ करेगा। रिपील्स एंड सेविंग, यहाँ पर निरसन और व्यावर्ती। राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1966। इससे पहले कौन सा अधिनियम लागू होता था? राजस्थान सहकारी समिति नियम, सॉरी अधिनियम में, नियम 1966 लागू होता था, जिसको रूल 112 के तहत यहाँ पर क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया गया है। क्योंकि नया रूल लागू होगा, नया रूल लागू होगा तो पुराने रूल में
पुराने रूल को यहाँ पर निरस्त करना पड़ेगा। और निरस्त जनरली जो हमारे कानूनी जितने भी दस्तावेज आते हैं, जो बिल आते हैं, अगर किसी दूसरा एक्ट रूल लागू होता है तो ऐसे केस में उनके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाया जाता है स्पेशली कि यहाँ पर उसको निरस्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 1966 का अधिनियम निरस्त हो जाता है, लेकिन इसमें यह भी लिखा है कि इन चीजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले अगर किसी ने ऑर्डर किया हुआ है, इसके पास होने से पहले कोई कार्रवाई की गई है, कोई इफेक्ट है, कोई राइट है, ऑब्लिगेशन है, या फिर कोई जांच चल रही है या वेरिफिकेशन या प्रोसीडिंग्स जो भी है, उन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब नया नया नियम आ गया तो मेरी पुरानी जांच रद्द हो गई, नहीं, वो तो चलेगी। ये 112 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अब ये हमारा आज जो है इसका हमने इसको पूरी तरीके से पढ़ लिया है, हमने एक्ट भी कंप्लीट कर लिया है, हमने रूल्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो सिलेबस बचा हुआ है वो 4-5 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपसे यही निवेदन है कि आप इन क्लासेस को पूरा देखिए और एक बार जो है एक्ट और रूल को आप अच्छे से समझ लीजिए। आई थिंक ये 16-17 क्लास होगी शायद, और वो भी कई बार हमारी क्लासेस आधे आधे घंटे की होती है। मुश्किल से कोई 2-4 क्लासेस होगी जो 1 घंटे की होगी। अगर आप टोटल निकालेंगे तो 10 से 12 घंटे में ये सारा निपट जाएगा। तो वो आप कीजिए। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिए क्लास को। और अब हम जो है एमसीक्यू सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक बार ये याद हो जाए तभी आप एमसीक्यू सेक्शन की तरफ बढ़िए, वरना वो उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर है कि धारा अध्याय 13 के नियम 101 के अनुसार अपील प्रस्तुत करने का तरीका क्या है। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय के समय में, रजिस्टर्ड डाक द्वारा, ए और ब दोनों, या फिर ईमेल द्वारा। तो यहाँ पर रूल के अंदर जिस समय ये रूल पास हुआ उस समय जो है कार्यालय में और रजिस्टर्ड डाक द्वारा, तो रूल में यही लिखा हुआ है तो आप भी यही करके आएंगे। सोसाइटी की ओर से अपील प्रस्तुत करने के लिए कौन सा दस्तावेज है? सबसे पहले रिजोल्यूशन होना चाहिए। कमेटी की तरफ से रिजोल्यूशन पास करके ही फिर जो है आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपील में त्रुटि सुधारने के लिए, ये हमने देखा था 7 दिन का समय दिया जाता है कि 7 दिन में आपको कोई त्रुटि हुई है तो उसको सुधार दीजिए। नेक्स्ट है राजस्थान सहकारी राज्य सहकारी ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राज्य सरकार भी करती है ऑब्वियसली, और कौन करेगा? राज्य सरकार ही यहाँ पर इनकी नियुक्ति करती है। नियम 102 ए के तहत रजिस्ट्रार किस आधार पर सोसाइटी के प्रस्ताव को रद्द कर सकता है? 101 दो के तहत अगर रद्द करना है तो सोसाइटी के उद्देश्यों से विरुद्ध होने पर बिल्कुल कर सकता है, सदस्यों के हितों को हानि पहुंचाने में भी कर सकता है, तीसरे में भी कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। चैप्टर 14 के नियम 103 के अनुसार सोसाइटी द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं रखी जाती है? कैश बुक रखी जाती है, मिनट्स बुक भी रखी जाती है, इनकम टैक्स का नहीं। इनकम टैक्स बुक जो है, रिटर्न की बुक जो है, वो यहाँ पर इस रूल के अंदर नहीं है। नेक्स्ट जो है सोसाइटी के लेखा रिकॉर्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये कितनी बार आ चुका है? सीईओ है वही होगा, सीईओ के सर पे ही आएगा। और सीईओ नहीं है तो सेकंड में यहाँ पर चेयरमैन के जिम्मेदारी बन जाएगी, अगर कोई सीईओ नहीं है किसी सोसाइटी में। नियम 106 के अनुसार सोसाइटी के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति कौन जारी कर सकता है? यहाँ पर चेयरमैन भी कर सकता है, सीईओ भी कर सकता है, अगर कोई लिक्विडेटर अपॉइंटेड है तो वो कर सकता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, सभी कर सकते हैं। रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित समय में वार्षिक विवरण जमा न कराने पर क्या होगा? अगर उसने एनुअल स्टेटमेंट जो है इस निश्चित समय में जो है जमा नहीं करवाया, जुर्माना लगेगा? नहीं लगेगा। रजिस्ट्रार जो है अधिकारी नियुक्त कर देगा, अधिकारी नियुक्त करके फिर यहाँ पर भेज देगा और वो आकर के आपके स्टेटमेंट रेडी करवाएगा। और जुर्माना यही होगा कि उसको जो पैसा लगेगा, उसकी जो पेमेंट होगी वो सोसाइटी वहन करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है सदस्य द्वारा सोसाइटी के दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने की फीस कितनी है? अभी हमने देखा था 2 रुपए प्रति फोलियो। 5 रुपए है वो, अगर आपको देखना है तो देखने के लिए सिर्फ। नियम 108 के अनुसार समन भेजने का तरीका क्या है? रजिस्ट्रार डाक द्वारा भी भेज सकते हैं, तहसीलदार के माध्यम से, सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा, सभी तरीकों से भेज सकते हैं। यहाँ पर अध्याय 14 के नियम 110 के अनुसार ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति की फीस कितनी है? ये जो है 2 रुपए प्रति 200 शब्द हैं, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट है नियम 105 के तहत रजिस्ट्रार सोसाइटी के लेखा अपडेट न करने पर क्या कर सकता है? स्वयं जो है लेखा तैयार करवा सकता है और उस जिसको भेजा है उसके जो पेमेंट है वो सोसाइटी से वसूल करेगा। किस नियम के तहत राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 1966 को निरस्त किया गया है? ये जो नियम हमारा 112 है, आखिरी नियम जो है चैप्टर 14 का, जो आखिरी नियम 112वां है, उसके अंदर यहाँ पर इसको निरस्त किया गया है। एक्ट में भी वैसा ही था।
एक्ट के अंदर हमारे पास में 16 सेक्शन थे, तो 16 चैप्टर, सॉरी सेक्शन नहीं, उसका जो आखिरी सेक्शन था उसके अंदर वहां पर एक्ट को निरस्त किया गया था। सोसाइटी का वार्षिक बैलेंस शीट किसे प्रस्तुत किया जाता है? ये जो है रजिस्ट्रार को भेजा जाता है, जो भी एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल बैलेंस शीट होती है। नेक्स्ट है नियम 109 के अनुसार आदेश निर्णय संप्रेषित करने का तरीका क्या है? रजिस्टर्ड डाक द्वारा बिल्कुल भेजा जाएगा, नोटिस बोर्ड पर भी लगाया जाएगा और सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के द्वारा भी भेजा जाएगा, तो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज किस स्थिति में रजिस्ट्रार सोसाइटी के प्रस्ताव को निलंबित कर सकता है? सदस्यों के विरोध पर अंतरिम आदेश पारित करके ऑडिट रिपोर्ट आने तक उपरोक्त में से कोई नहीं। किस स्थिति में रजिस्ट्रार सोसाइटी के प्रस्ताव को निलंबित कर सकता है? सोसाइटी के प्रस्ताव को निलंबित कर सकता है सदस्यों के विरोध पर अंतरिम आदेश पारित करके ऑडिट रिपोर्ट आने तक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका किस स्थिति में, स्थिति ये जो है क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो गया है शायद। तो जो यहाँ पर किस स्थिति में यहाँ पर किया जाता है, जब सदस्यों के इंटरेस्ट में ना हो या रूल्स या फिर एक्ट के खिलाफ हो, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रस्ताव को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है या रद्द कर सकता है। और रद्द करने के बाद में जो है उस टाइम बीइंग के लिए यहाँ पर जो है इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स यानी अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन के अंदर ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है सहकारी सोसाइटी के शेयर रजिस्टर में क्या दर्ज नहीं किया जाता? नाम भी होता है, शेयर ट्रांसफर की ऋण चुकौती का विवरण क्यों आएगा उसमें? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट नियम 107 के अनुसार सोसाइटी को कौन सा वार्षिक विवरण तैयार करना अनिवार्य है? प्रॉफिट एंड लॉस रसीद एवं भुगतान रजिस्टर, संपत्ति विवरण या उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपको वार्षिक विवरण के अंदर तैयार करना नियम 107 के हिसाब से अनिवार्य है। राजस्थान सहकारी ट्राइब्यूनल के सदस्यों का वेतन निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार कैसे करती है? जो किसी डिपार्टमेंट से यहाँ पर आए हैं उनके, तो जो डिपार्टमेंट के मूल उनका जो जिस भी डिपार्टमेंट से आए हैं वहां से लागू होगा, और जो यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं उनका राज्य सरकार करती है। तो चलिए ये आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कि क्लास कैसे लगी आपको, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अब जब हमारा एक बार कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको एक दिन पहले मैं नोट्स दूंगा और उसके अगले दिन जो है हम लाइव एमसीक्यू क्लासेस करेंगे। अब तक के आपकी जितनी भी क्लासेस हैं आप देख लीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे और अगले दिन आपको टेस्ट देना है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।